आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसे बोलते हैं घाटे का बजट, हिंदी में बोलते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि ये जो बजट डिफिसिट है, जिसे हम प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, आपको मैंने घाटों के बहुत सारे टाइप्स करा दिए। घाटों के जितने टाइप्स से बताने के बाद आपको उसी टाइम में थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि गवर्नमेंट इस घाटे को पूरा कैसे करेगी। इस घाटे को पूरा करने के लिए जो भी घाटा, अब कैसा घाटा, वो चाहे करंट कैपिटल अकाउंट पे घाटा हो, चाहे रेवेन्यू अकाउंट पे घाटा, यानी कि चाहे वो कैपिटल डिफिसिट हो और चाहे वो रेवेन्यू डिफिसिट हो, दोनों में डिफिसिट मिलाकर के हम बोलते हैं बजट डिफिसिट। और बजट डिफिसिट का मतलब होता है क्लास की टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। पिछली क्लासों में हमने सब डिस्कस किया है। यहां पर मुझे यह बताना है कि जब गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है, तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, उस केस में टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। तो सरकार का घाटा होने का मतलब है कि वो पब्लिक से उधार लेगी या कुछ और तरीके अडॉप्ट करेगी या गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी। किस तरीके से घाटे को पूरा करेगी, इसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। बजटी घाटे को पूरा करने के लिए किस तरह से वो व्यवस्था करती है। अब मैं एक आम भाषा में समझाना चाहता हूं कि जैसे आपका पर्सनल है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट अकाउंट की बात करूं, प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, तो जैसे एक पर्सन है, उसकी इनकम कम है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर ईयर में जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है उससे ज़्यादा वो उसका इनकम से उतनी कम है। तो इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का डेफिसिट हो गया। एक व्यक्ति का प्राइमरी डेफिसिट कह सकते हैं इसको, या एक व्यक्ति का घाटा ही कह सकते हैं उसको। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए जैसे आप क्या करेंगे, लोगों से उधार लेंगे या कोई और तरीका अडॉप्ट करेंगे। जो तरीका आप अडॉप्ट करेंगे इसे ही बोलेंगे आप डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो अगर हम गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है अपना जो है घाटा पूरा करने के लिए क्या स्टेप उठाती है, उसे ही डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं क्लास। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसका इफेक्ट और उसका एडवांटेज क्या होंगे, हम यहां पर इसकी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो आपको एग्जाम में लिखने हैं, 15 मार्क्स में 7 मार्क्स में क्वेश्चन लिखने हैं, तो यहाँ आपको ये बताना है कि भाई डेफिसिट होता क्या है। फिर हम बताएंगे कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको मेजर कैसे करते हैं। फिर आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल डेफिसिट क्यों होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर फाइनेंशियल डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उसके रीजन क्या था और किस तरह से रेवेन्यू को राइज करेगा, उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यहाँ पर ये सारी बातें बहुत शॉर्टकट में क्लियर कर दूंगा क्लास, बशर्ते आपको बेसिक पिछला नॉलेज होना चाहिए। पिछले नॉलेज में आपको बता चुका हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल टैक्स। तो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर क्लास समझिए, अगर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंडिचर तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट। और जब बजट डेफिसिट हो जाएगा तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जिस तरह से हम फंड को एलोकेट करेंगे, जिस तरह से हम फंड को राइज करेंगे इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए, उसे बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस है, तो हमें यहां पर यही बताना है क्लास। अब थोड़ा सा देख लीजिए दो चीजें
कि अगर मैं बात करता हूं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की डिफिनेशन क्या होगी, तो एक लाइन में डिफिनेशन आपको समझना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज्ड टू डिनोट, क्या डिनोट करता है, डायरेक्ट एडिशनल ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जितना नेशनल एक्सपेंडिचर था वो नेशनल इनकम से ज्यादा हो गया, यानी कि एडिशनल खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि गवर्नमेंट का दो साइड होता है, रेवेन्यू कहां से आएगा और एक्सपेंडिचर कहां होगा। तो जैसे आपको बताए थे कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट मिलाकर क्या बोले थे हम, रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के हम क्या बनाते थे, टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब ये दोनों का डिफरेंस बढ़ जाता है, बढ़ेगा कब, जब होगा क्लास कि एडिशनल ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा ज्यादा हो गया थ्रू द बजट डेफिसिट, यानी कि बजट डेफिसिट के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं, जो इसी को बोलेंगे बजट डेफिसिट। यानी कि बजट डेफिसिट जब हो जाएगा तो उस बजट डेफिसिट कितना हो रहा है, बजट डेफिसिट कितना हो रहा है, जितना वो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहा है। और जितना एडिशनल एक्सपेंडिचर है उसी को बोलेंगे क्लास डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है उतना पैसा गवर्नमेंट उधार लेगी, चाहे पब्लिक से उधार ले, चाहे आरबीआई से उधार ले, या खुद से रुपया प्रिंट करे, वो क्या कर सकती है। तो जिस तरीके को अडॉप्ट करके वो फंड को जनरेट करती है उसे बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि फंड का प्रबंधन कैसे करना, उस घाटे का पूरा करने के लिए क्या स्टेप लेना, किसके थ्रू वो अपना घाटा पूरा करेगी, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब सबसे बड़ा जाता है कि द वाई ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। वाई होता क्यों है भाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों हो जाता है, सरकार का घाटा क्यों हो जाता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट में समझना पहला कि इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन, या हम रीजन छोड़ देते हैं, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज आ गया, कुछ हो सकता है, किसी तरह से घाटा हो सकता है। जैसे सरकार का अभी घाटा कितना चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट जो है अभी टाइम क्या है 2002 और 2021 का 7.96 लाख करोड़ रुपीज है, यानी कि पूरे जीडीपी का 3.5% है। यानी कि जितना हमारा जीडीपी है उसका 3.5% हमारा डेफिसिट चल रहा है। तो 3.5 लाख करोड़ रुपीज यानी कि 3.5 यानी कि 7.96 लाख करोड़ रुपीज का फंड जो है सरकार कहां से करेगी, मार्केट से करेगी। अब मार्केट से करने के लिए उसके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, हम आपको डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्लास, हमारा मेन रीजन क्या है, उससे डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये फंड क्यों जनरेट करना पड़ रहा है, इतना घाटा हो गया, उस घाटा को पूरा क्यों चाहिए उसको पैसा। तो कहता है प्लस इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन। अगर मार्केट में इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है या मार्केट में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत नीचे चला गया है, जीडीपी बहुत फॉल हो गया है, पर कैपिटल इनकम बल्कि लो हो गई है, सेविंग रेट बहुत लो हो गया है, इस केस में गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उस केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग करके क्लास क्या करेगी, वो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ाएगी, बजट को घाटा मतलब वो क्या करेगी, घाटे का बजट बनाएगी, क्योंकि उसे इकोनॉमी को रिसेशन से ऊपर ले जाना है, रिकवरी की तरफ ले जाना है, और रिकवरी के लिए फंड चाहिए, और फंड गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो क्या करेगी वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। दूसरा क्लास, डाइवर्ट रिसोर्सेज यूज फ्रॉम अनप्रोडक्टिव टू प्रोडक्टिव। जितने भी अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज समझते होंगे या ह्यूमन रिसोर्स समझते होंगे, फिजिकल रिसोर्स समझते होंगे, तो उन रिसोर्स को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि हम बात करते हैं इसमें अनप्रोडक्टिव है, अनएम्प्लॉयड, अनयूज हो रहा है, उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंट्री के पास यही होती है कि उसके पास फंड नहीं होते हैं। तो फंड को जनरेट करने के लिए जब वो क्लास अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली रूप से क्रेडिट करने के लिए
फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जीडीपी लो हो गया है, रिसेशन हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्लास क्या करेगा? वो रिसोर्स को डाइवर्ट करने के लिए करना पड़ता है। फिर क्यों करना पड़ता है? जैसा बताया आपको, राइज कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि किसी कंट्री की ग्रोथ उस कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। अगर ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट होंगे, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जीडीपी इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा होने से एक्सपोर्ट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, बाहर का पैसा फंड आएगा। तो फंड की अवेलेबिलिटी करने के लिए शुरू में तो फंड लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि घाटे का बजट बनाना जरूरी होता है कई बार। अगला कहता है क्लास, मोबिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ प्लान, मोबिलाइज रिसोर्सेज टू प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर, कई बार पैसा कम हो जाता है सरकार के पास, जितना उसने एस्टिमेट्स होता है कि इतना सरकार का रेवेन्यू आएगा, और प्लान, क्योंकि 5 ईयर प्लान पहले बनता है ना, बजट का एलोकेशन पहले हो जाता है। तो अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि हम इतना इतना एक्सपेंडिचर हर प्लान पे करेंगे, लेकिन उसके पास फंड नहीं अवेलेबल हो पाता, तो उस केस में उसको एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। जब प्लान एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर करने के लिए उसे वैसे घाटे का बजट बनाना पड़े, लेकिन उसे करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इसको, कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट। इस पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट मिलते हैं कि हाउ ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। या डेफिसिट फाइनेंसिंग को कैसे करेगा सरकार? सरकार पैसे कहां से कलेक्ट करेगी, कैसे जुगाड़ करेगी? तो यानी कि हम ये 3 तरह से बात करते हैं क्लास। पहला है क्लास, राइज रेट ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ाती है, लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे ही टैक्स बढ़ाएगी क्लास, क्या होगा? उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। कई बार अपोजिशन ही विरोध करता है, क्योंकि फंड ना होने से, उसके पास फंड जनरेट करने से, रेट को बढ़ाने से कई चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, और यहां पर ये पढ़ना है कि टैक्स बढ़ाने से इंपैक्ट किसके पड़ेगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, और प्रोड्यूसर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि सेलर पे पड़ेगा, किस पर ज्यादा इंसिडेंस होगा, किस पे इंपैक्ट होगा। टैक्स लगाने से अगर मार्केट में इलास्टिक ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो डिमांड ये सप्लाइड है या सप्लाई साइड है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। तो इससे टैक्स लगाने से जो सरकार चाहती है कि टैक्स लगा करके पैसे कलेक्ट करके सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, सरकार अपने प्रॉफिट के लिए नहीं है, सरकार वांट सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के लिए उसे फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड की रिक्वायरमेंट कहां से आएगी? फंड नहीं है तो वो क्या करेगा? रिच पर्सन पे टैक्स लगा करके पुअर पर्सन पे एक्सपेंडिचर करता है सोशल इनक्वालिटी लाने के लिए। लेकिन क्या ये पॉलिसी फेल हो जाएगी? फेल हो जाएगी, क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है पुअर पे ही ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि टैक्स लगाने से, इनकम बढ़ने से, और कौन सा टैक्स लगा रही है तो उसके रेट भी बढ़ सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कुल मिला के कहना है कि गवर्नमेंट तो टैक्स राइज करके रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकती है, लेकिन सही तरीका नहीं माना जाता। लेकिन सरकार के पास ऑप्शन होता है, बहुत सारी सरकारें टैक्स को इतना बढ़ा देती हैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। दूसरा होता है चार्जेस द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्राइवेट जितने भी आपके ये हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स की फीस हो गई, या और भी हाईवेज पे जो टोल टैक्स है, या इसी तरह से गवर्नमेंट जितनी भी पब्लिक सर्विस देती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं उस पर रेट्स बढ़ा देता है। तो इस तरह से फंड को भी जनरेट कर सकता है, लेकिन कई तरह से ये भी सही नहीं माना जा रहा है, कभी कभी होता था। अगला है क्या? एक्युमुलेट द बैलेंस, कैश बैलेंस, पूंजी का संचय, मतलब एक्युमुलेट संचय करती है कैश बैलेंस का। यानी कि इस केस में क्या होता है कि आरबीआई प्रिंट मनी कर देती है, जैसे आप सिनोडेज बोलते हैं। गवर्नमेंट जब प्रिंट करने के बाद गवर्नमेंट मनी को प्रिंट करती है, उतना मनी प्रिंट करके जितना उसका डिफिसिट होता है उतना मनी को प्रिंट करके मार्केट मनी को इंक्रीज कर देती है। लेकिन ये भी सही नहीं आ रहा है,
क्यों? क्योंकि जैसे ही मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी क्लास, क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई प्रिंट करके बढ़ाने से क्या होता है कि गवर्नमेंट मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, फिर प्राइसेस क्या होगी, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, गुड्स तो रहेगा नहीं इतनी जल्दी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो प्राइस पर रियल मनी बैलेंस कम हो जाता है, यानी कि इस पर प्राइवेट यानी कि पब्लिक पर यानी कि पुअर पर्सन पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और इस तरह से आप टैक्स नहीं देते फिर भी आप टैक्स देंगे, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, नहीं समझ आया? मेरा सिंपल यहां है कि जब गवर्नमेंट जो है प्रिंट मनी करती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत सारा मनी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जो पॉजिटिव रिलेशन होता है इस केस में क्या होता है कि जब प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो आप जो चीज पहले खरीद पा रहे थे 10 रुपए की, आज 10 रुपए की आपको नहीं मिलेगी, आज वो 15 रुपए की मिलेगी। तो 5 रुपए किसकी वजह से महंगाई बढ़ी? गवर्नमेंट की वजह से, मनी को प्रिंट करने की वजह से। जब मनी प्रिंट कर देती गवर्नमेंट की वजह से तो इसे बोलते हैं इंपैक्ट हो जाता है। क्या इंपैक्ट आता है? हर पर्सन की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो आप टैक्स तो नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 5 रुपये, महंगाई किसकी वजह से बढ़ी? गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी। तो ये 5 रुपये जो बढ़ी है इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। तो ये भी तरीका सही नहीं है। फिर कहते हैं बारोइंग फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई से, अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई से क्या करेगी? बारोइंग कर सकती है, या दूसरे कंट्री में होगा तो फेडरल बैंक है तो वहां से बारोइंग कर सकती है, यानी कि वो बैंकिंग सेक्टर से बारोइंग करती है। अगला क्लास सेलिंग बॉन्ड्स। आपने सुना होगा गवर्नमेंट टी बिल लॉन्च कर देती है। बहुत पहले हमारे कंट्री में 1997 से पहले ट्रेजरी बिल चलता था, एडहॉक ट्रेजरी बिल। इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल लॉन्च करती है मार्केट में, और ट्रेजरी बिल लॉन्च करती है आरबीआई के थ्रू, और आरबीआई के थ्रू लॉन्च करके पब्लिक इशू लाती है, लोग पब्लिक इशू परचेज करती है, पब्लिक परचेज कर सकती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज करते हैं, तो मार्केट में गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। तो कई तरीके हैं गवर्नमेंट को फंड को डेफिसिट फाइनेंसिंग के कई तरीके हैं क्लास। सेलिंग द बॉन्ड्स, डायरेक्ट बैंकिंग, कैश बैलेंस, और ये सब चीजें करके वो अपना डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कम करता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर डेफिसिट फाइनेंसिंग कितना करेगा? तो आप देख लीजिए, रेवेन्यू डिफिसिट आपने पढ़ा था और प्लस कैपिटल डिफिसिट आपने पढ़ा था। तो रेवेन्यू डिफिसिट और कैपिटल डिफिसिट दोनों को मिला दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? बजट डिफिसिट। ठीक है, पढ़ा था। अच्छा, बजट डिफिसिट में हम क्या करते थे? जो बाहर से लोन लिए हैं, ऋण लिए हैं, अगर उसको माइनस कर देते थे तो क्या निकलता था? आपका फिजिकल डिफिसिट निकलता था। और जब हम इंटरेस्ट रेट को माइनस कर देते थे तो क्या निकलता था? आपका प्राइमरी डिफिसिट निकलता था। ये आप पढ़ चुके हैं। तो जितना घाटा है उतना पूरा करना है सरकार को। तो उतना घाटा पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा? कई बार आपके बुक में लिखा रहेगा कि डिफिसिट फाइनेंसिंग इज इक्वल टू बजट डिफिसिट प्लस एडहॉक ट्रेजरी बिल में वृद्धि। एडहॉक ट्रेजरी बिल क्या होता है? मतलब ट्रेजरी बिल्स में वृद्धि प्लस आरबीआई से उधार, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो इंडिया में क्या करता है सरकार? आरबीआई से उधार लेता है। तो जो आरबीआई से उधार लेता है, जो ट्रेजरी बिल लॉन्च करके पैसा कलेक्ट करता है, तो इन सबसे क्या होगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है उसे बोलते हैं क्लास मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन कितना करेगा? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये मोनेटाइजेशन हो गया। सरकार जब मनी को प्रिंट करके न्यू मनी क्रिएट करके जो पैसा कलेक्ट करती है उससे मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फंड क्रिएट कर रही है, उसी को बोलते हैं मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन क्या होता है कि जब मार्केट में पैसा सडनली गायब कर दिया जाता है। लेकिन जब मोनेटाइजेशन करेगी सरकार तो मोनेटाइजेशन के केस में क्या होता है कि मनी को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है। और कैसे सर्कुलेट करता है?
वो क्या होता है, घाटे का बजट बनाता है। घाटे का बजट मतलब होता है, बनाता कहने का मतलब क्या है कि जब उसको जितना घाटा हो गया है, सरकार का जितना घाटा गया है, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ये स्टेप लेगा। जब ये स्टेप लेगा मार्केट में, तो बैंकिंग सिस्टम से उधार लेगा या बॉन्ड सेल करेगा या न्यू मनी को प्रिंट करेगा, इसे बोलेंगे मोनेटाइजेशन, न्यू मनी क्रिएशन। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सरकार का? अगर मैं बोलूं सरकार का कि करंट में जो है भैया इतना लाख करोड़ रुपए घाटा चल रहा है, तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी? टैक्स बढ़ा सकती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बढ़ा सकती है, न्यू मनी प्रिंट कर सकती है, आरबीआई से उधार लेगी या मार्केट में सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह सेल करके कलेक्ट करेगी। इतना घाटा पूरा करने के लिए होगा। तो ये तो स्टेप थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सही है डिफिसिट फाइनेंसिंग? अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डिफिसिट फाइनेंसिंग का जो होता है उससे एक ही प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा। तो हम पढ़ते हैं क्लास इसके इफेक्ट के बारे में। सबसे बहुत पता है कि डिफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन हो जाती है, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको यह पता है क्लास कि जैसे ही मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि थ्रू द डिफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, कुछ करती है, उधार लेती है, तो मार्केट में पैसा क्या होगा? सडनली बढ़ जाएगा। और जब मार्केट में क्लास मनी सप्लाई सडनली बढ़ जाएगी तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जैसे मनी की वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में जो है डिमांड्स तो बढ़ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी सप्लाई नहीं बढ़ती। तो सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो प्राइसेस, एक जनरल प्राइस लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब आपका जनरल प्राइस लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो यही आपको शुरू से बता रहा था कि जनरल प्राइस हाई लेवल होने से क्या होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। और इन्फ्लेशनरी गैप को पूरा करने के लिए सरकार फिर क्या करती है? आपको पता है कि फिर बैंक का सहारा लेती है। सीआरआर या एसएलआर कम करेगी, वहां पर बढ़ाएगी, उधर जो है एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेशन बढ़ा देगी। तो इस सबसे क्या होगा कि मार्केट में कंट्रोल करेगी। अब सेफ साइड कितना लेके चलती है उसकी वहां की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि एक्शन पे, कि कब वो गवर्नमेंट उस एक्शन को अडॉप्ट कर लेती है। देखो ये बुरा नहीं है कि ठीक है डिफिसिट नहीं करे, लेकिन उसको प्रिकॉशनरी मेजर के साथ करे कि डिफिसिट ना होने पाए। पर ऐसा होता नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ है। तो मेरा सिंपल यहां तरीका है कि पहला क्या होगा कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नो डाउट कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में तेजी आएगी। और आपको पता है कि जब मार्केट में ध्यान से मिला, थोड़ा डेप्थ में ले जाता है आपको, जब मार्केट में इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से करने क्लास, तो जब मार्केट, और आपको इसको सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से भी जोड़ना है, तो जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट थोड़े समय के लिए फॉल हो जाएगा, होगा अच्छा, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जिस रेशो से एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ता है, लॉन्ग रन की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि सप्लाई इज वर्टिकल हो जाती है। और उस केस में क्या होगा, सिर्फ उस केस में क्या होता था क्लास, सप्लाई एक वर्टिकल हो जाती थी, उस केस में सिर्फ हमारा सिर्फ डिमांड बढ़ते हैं तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन इसमें इनजस्टिस आएगा, पुअर और पुअर, रिच और रिच हो जाता है। तो ये कहते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इन्फ्लेशन सिचुएशन में सबसे लॉस किसका ज्यादा होता है। अगर ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ गई तो क्या होता है, जो फिक्स इनकम ग्रुप है, जो परमानेंट इनकम है, जिसकी फिक्स सैलरी आती है, उसको कोई लॉस नहीं होता, लेकिन जो अनफिक्स इनकम है, डेली वेजेज है, जो वर्कर हैं, जो रेडी रिक्शा फड़ी चलाते हैं पर डे, उनकी तनख्वाह उतनी जल्दी नहीं बढ़ती। मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी,
लेकिन वेज रेट उतनी जल्दी नहीं बढ़ता। जैसे मान चलो कि महंगाई 20% बढ़ गई, ध्यान समझना, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 20%, मान चलो क्लास इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई, ठीक है, इन्फ्लेशन तो 20% बढ़ गई, लेकिन होगा क्या, जितनी 20% इन्फ्लेशन बढ़ी है लेकिन वेज रेट उतना परसेंट नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लास मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन रीजन है, और उसका डिफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट करने का रीजन क्या है, कौन कौन से स्टेप लेगा और क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं हम सर। ठीक है, चलो प्लीज़ नोट डाउन।